वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी पदों की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस मामले में बिहार 10वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है। आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, तो आप लोग बुक भी परचेज कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए साथ ही जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए, तो इसे भी आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और जो इस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर आप बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स देखते हैं, इसका डेली बेसिस पे नोट्स प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। चलते यहाँ पर हम आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। कोसी सफारी का शुभारंभ भी हाल ही में बिहार के सुपौल जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि कोसी नदी में नौका विहार का आनंद लेने वाले लोगों के लिए इको टूरिज्म के तहत वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार ने एक अनूठी सौगात दी है और इसके अंतर्गत सुपौल के कोसी तटबंध के निकट कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो आप यहां से ये जानेंगे सुपौल में भी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। बात आई कोसी नदी की, तो कोसी नदी से संबंधित प्रश्न, एक प्रश्न जो कि कॉमन है, कई बार बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन के कारण कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या फिर शोक कहा जाता है। इसके पीछे का वजह यही है, आज आप लोग जान लीजिए। सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन यानी कि सर्वाधिक बार नदी रास्ता बदलने के कारण ही इसे कह सकते हैं बिहार का अभिशाप या फिर शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी की अगर बात करें तो महाभारत में इसे कोसिकी नाम से वर्णित किया गया है। और साथ साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें कि हाल ही में राजगीर जू सफारी का उद्घाटन किया गया है। और आपको बता दूं कि ये राजगीर यानी कि नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन किया गया। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में प्रश्न में था कोसी सफारी, जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में सुपौल में किया गया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे बिहार के बारे में कुछ चीजें लिखी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर द्वारा शराब की भट्टियों की खोज की जाएगी। यह घोषणा अभी हाल ही में हुआ है। शराब की कह सकते हैं बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिहार सरकार की एक पहल है, इसे मजबूत करने का एक प्रयास है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में हेलीकॉप्टर से कि शराब के क्षेत्र में कि इसका मुआयना किया जाएगा और भट्टियों को पकड़ा जाएगा और इसे कह सकते हैं सील किया जाएगा। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में यह घोषणा हुआ है। आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बक्सर से कटिहार तक ये कार्य को संचालित किया जाएगा। आपको बता दूं कि मद्य निषेध विभाग द्वारा दियारा के क्षेत्र में शराब निर्माण सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर द्वारा निगरानी किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग द्वारा लिया गया है और इसके तहत बक्सर से कटिहार तक पूरी गंगा नदी की सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जाएगी। पकड़े जाने पर जो भी संबंधित भट्टी होंगे, जो भी संबंधित कर सकते हैं एक संस्था होंगे, जो भी कह सकते हैं इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो इसका दोषी करार पाए जाएंगे उनको सील किया जाएगा और उनके प्रति दंडित कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिए, अगर हम बात करें बिहार में शराबबंदी की, तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में शराब बंद कब हुआ था। शराबबंदी जो कानून लागू हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून कब से प्रभावी हुआ था। या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को यह पता है। तो तीसरा प्रश्न है कि एक्स कोबरा वॉरियर 22 बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आयोजन अभी हाल ही में इंग्लैंड में किया जाएगा। डिटेल जानकारी हमने साइड में लिखा कि एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। सही उत्तर है इंग्लैंड। आपको भारत के दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट बता दूं कि भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक इंग्लैंड के वेडिंगटन में होने वाले इस युद्धाभ्यास में भाग लेगी। हालांकि यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे जो आने वाले समय में, वो मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे हमने इंग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है जो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। आपको ये पॉइंट बता दूं कि चालक रहित गाड़ियों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश इंग्लैंड बना है।
यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर सी में इंग्लैंड की चर्चा की, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इंग्लैंड के रिलेटेड एक पॉइंट लिखा है। और दूसरे पॉइंट में हमने नेपाल की चर्चा लिखी है कि हाल ही में नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है, जिसकी जानकारी मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही दिया था। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हमने नेपाल लिखा है। और यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यह है कि दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड या फिर हीरे की खोज की गई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एक्चुअली में ये आयोजन किया जा चुका है या फिर इसका शुभारंभ किया जा चुका है। तो ऐसे में जो ये आयोजन हुआ, ये शुरुआत जो हुआ ये विशाखापट्टनम में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई है। आपको बता दूं कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस व पश्चिमी देशों में जारी तनाव के बीच भारत अपनी मेजबानी में 25 फरवरी से आयोजित हो रहे बड़े नौसेना अभ्यास मिलन में समुद्री क्षमता का प्रदर्शन करेगा। ये आपको ध्यान रखना। और इस युद्धाभ्यास में 40 देश हिस्सा लेंगे। एक्चुअली में 25 फरवरी को आयोजित हुआ, जो कि 4 मार्च तक ये विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। और इसमें 40 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर किए हैं। इसके बारे में हमने आगे लिखा कि 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में होने वाले मिलन अभ्यास के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि देशों ने सहमति प्रदान की है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण देश हैं, कुल मिलाकर 40 देशों की सैन्य क्षमता या फिर सैन्य शक्ति इस मिलन अभ्यास में भाग लिया, जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हो रही है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इस द्विवार्षिक युद्धाभ्यास का आयोजन वर्ष 2020 में होने वाला था। यानी कि जो पिछला संस्करण था ये 2020 में आयोजित होना था, जिसे कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसे कि अभी हाल ही में वर्ष 2022 में आयोजित किया गया है। ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले यहाँ पर हम 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। किस देश के द्वारा पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जापान। जापान इस सब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है और इसी के द्वारा या फिर जापान के द्वारा ही ऐसी ट्रेन को लॉन्च किया गया जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। चीन के द्वारा इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च करने के बाद अगर हम बात करें इसको मतलब कि कार्बन उत्सर्जन के दृष्टिकोण से, तो अगले वाले पॉइंट में देखकर आप कुछ चीज़ों को समझेंगे। इस पहल को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। और साथ साथ यहाँ पर अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। ये दोनों कंपनी के सहयोग से मतलब इस ट्रेन को विकसित किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना, इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। जापान की बात आई है तो जापान के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ को अभी हाल ही में दिया गया, फिर इन्होंने जीता है। तो ये ध्यान रखिए। अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन जो इस वर्ष 2022 में हुआ है, ये 20 से 26 फरवरी 2022 तक हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। ये पीरियड याद रखिए और आपको ये ध्यान रखना, ये 48वां संस्करण था खजुराहो नृत्य महोत्सव का और इसका आयोजन जो हुआ ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया गया। आपको बता दूं कि वर्ष 2021 में यानी कि 15 अगस्त 2021 में भारत अपनी आज़ादी की कह सकते हैं 75वीं वर्षगांठ बनाया है। तो ऐसे में इस वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे भारत में। तो इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में इसी थीम पर आधारित ये कह सकते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। और साथ साथ यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इस आयोजन के दौरान वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रख्यात नर्तकों को राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी अवसर पर यह प्रदान किया गया। अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हाल ही में थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। थम्सअप जो ब्रांड है ये कोको कोला इसका मूल कंपनी है। आपको बता दें कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्सअप ने शाहरुख खान को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्सअप ने अभी हाल ही में शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले शाहरुख खान कोका कोला के प्रतिद्वंदी कंपनी पेप्सी के साथ जुड़े हुए थे। और साथ साथ अगर हम बात करें कुछ हाल ही के दिनों के बारे में, तो हाल ही में शाहरुख खान को गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था। अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया और साथ ही साथ आयुष्मान खुराना को क्वांट DCX का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जनवरी 2022 माह का एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ वन लाइनर फॉर्मेट में। आप यहाँ पर पूरे जनवरी 2022 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में डाबर ने डायरेक्ट टू होम बिक्री के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो डायरेक्ट टू होम बिक्री के लिए अभी हाल ही में जो समझौता किया गया है ये इंडियन ऑयल के साथ समझौता किया गया डाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में डाबर इंडिया ने इंडियन ऑयल के साथ एक विशेष साझेदारी की है जो कि पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ इंडियन एलपीजी उपभोक्ता परिवारों को डाबर के उत्पाद तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। यानी कि मतलब जो उपभोक्ता है उस तक ये डाबर के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए ये समझौता अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के साथ किया गया है। इसका कहने का अर्थात यह है जो कि यहाँ पर हमने आगे पॉइंट में लिखा है कि अर्थात इंडियन ऑयल के इंडियन एलपीजी वितरक अब डाबर के लिए खुदरा व्यापक भागीदार बनेंगे। और यहाँ पे डाबर की बात है तो डाबर के बारे में हाल ही के दिनों में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हाल ही में डाबर कंपनी भारत में 100% यानी कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली कंपनी बनी है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष या फिर प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इसी मतलब उद्देश्य के साथ ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसमें अगला पॉइंट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यानी कि ये जो मतलब कह सकते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और इसका जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे यह लिखा कि यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर साथ ही साथ आईजीएसटी कार्य का या फिर आईजीएसटी संग्रह का कार्य करता है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको देने का इन सारे क्षेत्रों में इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट 2022-23 पेश किया है। यानी कि 2022-23 का बजट किस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया है। तो अशोक गहलोत वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का 2022-23 बजट 23 फरवरी 2022 को पेश किया है और इसमें मुख्य रूप से रोजगार और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया गया। ये ध्यान रखिए, बजट में मुख्य रूप से अगर हम बात करें बजट किस विषय पर मुख्य रूप से केंद्रित रहा तो आपको ध्यान रखना है रोजगार और मतलब स्वास्थ्य सेवा पर ये फोकस किया गया इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि इसके अलावा अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है जो कि पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपए थे। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर, कुछ नहीं बल्कि एक पॉइंट यहाँ पर और है कि हाल ही में राजस्थान में मरु उत्सव मनाया गया था। हालांकि यहाँ पर जो राजस्थान में जो बजट पेश किया गया है ये उतना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो प्रश्न मतलब जो परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित होंगी तो वैसे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से राजस्थान का बजट आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे तो बिहार बजट से संबंधित आपके प्रश्न बन सकते हैं। और साथ साथ जो अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश हुआ उसको लेकर के हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत मिल जाएगा। बिहार बजट से संबंधित जो पिछला बजट जो पेश हुआ था वहां से हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वहां पे हमने आपको सारी चीजें विस्तारपूर्वक बताया है। बजट के इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हमने आपको बजट के इतिहास से संबंधित भी मतलब डिटेल जानकारी आपको दिया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला है यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस देश में स्थापित म्यूजियम ऑफ फ्यूचर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का वो यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है किस देश में। एक्चुअली में अगर शहर यहाँ पे लिखा रहता तो हम यहाँ पर राइट आंसर करते दुबई को, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया किस देश में तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुबई में तो मतलब ये खोला गया लेकिन ये संयुक्त अरब अमीरात ही मतलब इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसे खोला गया, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में हमसे देश पूछा गया था। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि दुबई में स्थापित म्यूजियम ऑफ फ्यूचर संग्रहालय 23 फरवरी 2022 से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम इस म्यूजियम की बात करें तो दुबई स्थित यह म्यूजियम 7 मंजिला है और किला डिजाइन ने इस म्यूजियम को डिजाइन किया है या फिर डिजाइन और तैयार किया है।
किला डिजाइन दुबई का एक स्टूडियो है और साथ साथ यहाँ पे अगर हम और भी कुछ पॉइंट की बात करें तो इस म्यूजियम को दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के लिए बनाया गया है और यह पूरी तरह से फ्यूचर को समर्पित है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह म्यूजियम विजिटर्स को फ्यूचर में जर्नी पर ले जाएगा, जो कि कह सकते हैं जो साल 2071 तक की टेक्नोलॉजी और दुनिया देख सकेंगे। इसी को ध्यान देते हुए हाल ही में ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में इसे खोला गया है। ये आप ध्यान रखें। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। और यह जो पोर्टल है, आपको बता दूं, यह एक वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसी को ध्यान देते हुए हाल ही में यह शुरुआत किया गया है जम्मू कश्मीर में। आपको राइट आंसर ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट अर्थात समाहरणालय बना है? डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर को जरूर डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से और हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और हमारे तमाम मटेरियल का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।